हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी क्लास 10 रुचिरा भाग 2 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है तंदूरी मुस्कान। इसके राइटर हैं नागार्जुन जी। और यह जो तंदूरी मुस्कान कविता है, इसमें छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ता है, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करें। अब हम इस कविता का भावार्थ देखते हैं। तुम्हारी ये तंदूरी मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यानी जो तंदूरी यानी जो छोटा बच्चा है, उसके मतलब छोटे छोटे दांत निकल आए हैं। तो मतलब उस टाइम अगर वो हंसता है तो उसकी तंदूरी मुस्कान है वो बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। और वो ऐसी है कि मृतक में भी डाल देगी जान। यानी मृतक यानी जो मरा हुआ, जो मुर्दा, उसमें भी जान है वो डाल देने वाली है। अर्थात इतनी प्यारी लग रही है उस बच्चे की तंदूरी मुस्कान। धूली गुसर तुम्हारे ये गात यानी गाल। धूली गुसर यानी धूल से सने हुए तुम्हारे ये गाल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात यानी कमल का फूल। यानी ऐसा लग रहा है जैसे जो कमल का फूल है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में खिल रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन यानी बहुत ही कठोर। परस पाकर यानी तुम्हारा स्पर्श पाकर के पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी जो कठोर जो पत्थर है वो भी जल बन गया होगा। तुम्हारी जो तंदूरी मुस्कान है वो बहुत ही अच्छी है। यानी तुम्हारी मतलब तुम्हारे स्पर्श से ही, परस पाकर यानी तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही जो कठिन पत्थर है वो पिघल कर है वो जल बन गया। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल। यानी शेफालिका का जो फूल है वो बहुत ही नाजुक होता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बाँस था कि बबूल, यानी चाहे बाँस हो चाहे बबूल हो, मतलब तुम्हें छूते ही ऐसा लगता है जैसे शेफालिका फूल की तरह है वो तुम झड़ जाओगे। मतलब आप इतने नाजुक हो और आपकी जो तंदूरी मुस्कान है वो भी बहुत प्यारी है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें छूऊं तो तुम शेफालिका के फूल की तरह झड़ जाओगे। बाँस था या बबूल, यानी चाहे बाँस हो या बबूल हो, अगर वो छुएंगे तो तुम शेफालिका फूल की तरह बिखर जाओगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो। अनिमेष यानी एकटक लगाए देखना, कि तुम मुझे लगातार देख रहे हो तो इससे यही लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। आप थक गए हो, यानी आप थक भी गए होंगे, इसलिए आँख लूँ मैं फेर, इसलिए मैं ही आँख है वो फेर लेता हूँ। अर्थात तुम थक गए होंगे, तुम मुझे मतलब लगातार देखे जा रहे हो, इससे ये लगता है कि तुम मुझे अभी तक पहचान नहीं पाए हो और आप थक गए होंगे, इसलिए मैं अपनी आँखें हैं मैं खुद फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कि क्या हुआ अगर तुम मुझे पहली बार देखकर परिचित होकर पहचान नहीं पाए हो तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न मध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। कि अगर आज तुम्हारी माँ नहीं होती, अर्थात इस संसार में लाने का जो माध्यम है वो तुम्हारी माँ है, अगर आज वो नहीं होती तो मैं न तो तुम्हें देख सकता और न ही मैं तुम्हें जान पाता, पहचान पाता। तुम्हारी ये तंदूरी मुस्कान, और जो तुम्हारी ये तंदूरी मुस्कान है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, यानी तुम और तुम्हारी माँ दोनों धन्य हो, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। चीर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यानी चीर प्रवासी यानी इधर उधर घूमने वाला, यानी मैं तो इधर उधर घूमने वाला हूँ, एक जगह टिकने वाला नहीं हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी
इस अतिथि यानी मेहमान अर्थात मैं यहाँ एक अतिथि के समान कुछ समय के लिए आया हूँ और थोड़ी देर के बाद में वापस चला जाऊँगा। तो इन लाइनों से ये पता चलता है कि कवि अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। अंगुलियाँ माँ की कराती रही मधुपरक, मधुपरक यानी शहद, मधुपरक यानी शहद तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से तुम्हें सदा खिलाया पिलाया, अर्थात तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें पाला है। देखते तुम इधर कनखी, कनखी यानी मतलब तिरछी नज़रों से देखना, कि तुम जब इधर तिरछी नज़रों से देख रहे हो और होती जबकि आंखें चार, यानी जो कवि हैं और जो बच्चा है उनकी नज़रें आपस में मिली हैं, तब तुम्हारी तंदूरित मुस्कान, तो तुम्हारी जो तंदूरित मुस्कान है वो बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तब तुम्हारी तंदूरित मुस्कान बहुत अच्छी लग रही है, मुझे लगती बड़ी ही छविमान, छविमान यानी बहुत ही सुंदर, यानी जब तुम अपनी तिरछी नज़रों से मेरी तरफ देखते हो और मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो आंखें होती चार, यानी जब आंखें हम आमने सामने देखते हैं तो तुम्हारी तंदूरित मुस्कान है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, जो छविमान यानी बहुत ही अच्छी लग रही है। अब हम पढ़ते हैं नागार्जुन की दूसरी कविता फसल, यानी फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और इसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। तो अब हम फसल का भावार्थ देखते हैं। एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, यानी कवि कह रहे हैं कि एक के नहीं यानी एक के नहीं दो के नहीं, मतलब ढेर सारी यानी बहुत सारी नदियों के पानी का ये जादू है, अर्थात जो अन्न का स्वाद है वो किसी एक नदी के पानी का नहीं है, अनेक नदियों के पानी का स्वाद है। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, गरिमा यानी महत्व है, यानी एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख यानी लाखों कोटि कोटि यानी करोड़ों हाथों के स्पर्श का महत्व है, यानी लाखों करोड़ों लोगों के स्पर्श की गरिमा महत्व है, मेहनत है, यानी सारे लोगों के हाथों का ये जादू है। जो हम अनाज का स्वाद ले रहे हैं वो अनेक लोगों के हाथों, करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श का महत्व है, जादू है। एक के नहीं दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म, यानी एक खेत की नहीं दो खेत की नहीं, हजारों खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता का जादू है। फसल क्या है और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है वह, यानी फसल क्या है यानी कुछ नहीं फसल, लेकिन वो नदियों का जो पानी है अर्थात नदियों के पानी का जादू है, यानी जो हमें स्वाद मिलता है उसमें नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, यानी और हाथों के स्पर्श की जो मेहनत है वो करी गई है, उससे फसल की पैदावार की जाती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, यानी भूरी काली संदली मिट्टी यानी किसी एक मिट्टी का गुण धर्म नहीं है, अनेक मिट्टी के गुणों से मिलकर अनाज हमारे पास पहुंचता है। जो हमें स्वाद मिलता है अनाज में वो अनेक मिट्टियों में पैदा होकर जो फसल है वो हमारे पास पहुंचती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यानी हमें नदियों का पानी, हाथों की मेहनत, अनेक खेतों की मिट्टी, मिट्टी के गुण आदि के गुणों को तो मतलब मेहनत तो मिल गई है, लेकिन सूरज की किरणों के बिना तो फसल की पैदा करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, अर्थात ये सूरज की किरणों का जादू है। सिमटा हुआ संकोच है, यानी कि जो हवा की जो थिरकन है यानी हवा के चलने से उसको ठीक से मादकता मिलेगी, यानी जो सिमटी हुई हवा है वो चल रही है, उसका भी जादू है हमारी जो फसल है उसके ऊपर। तो बच्चों, हमने पहली कविता यह तंदूरित मुस्कान और दूसरी कविता फसल, इन दोनों कविताओं को हमने अच्छे से पढ़ी है और ये दोनों कविताएं एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना। और अगर आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाई गई कविता अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।